चल वी स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर लिया था, हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। और उसका एक थोड़ा सा एक रिकॉल जो है उसको हम लोग करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व आय में हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे आ रहा है। राजस्व आय की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो राजस्व आय से हमारा जो अनुमानित जो धन जो है कि आपका जो झारखंड सरकार जो कल्टीवेट करेगी या उगाही करेगी, और उसमें जो आ रहा है डेट अमाउंट इज 98,337 98,337। याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है यहाँ पे काम की चीज़ें क्या है। अब ये जो 98,337.15 है एग्जैक्ट, ये इतना करोड़ रुपए का उनको कहाँ से मिलने वाला है, ये राजस्व आय से आने वाला है। मैं पूंजीगत आय की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ राजस्व आय की बात कर रहा हूँ। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 1,16,000 करोड़ का अगर बजट है तो उसमें से राजस्व आय को माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वही आपका पूंजीगत आय होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो राजस्व आय, इसमें हमें समझना क्या है कि इसमें किसकी कहाँ से, केंद्र के द्वारा जो करों की हिस्सेदारी, जैसे राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा जो आपके जो टैक्सेस होते हैं उसमें एक हिस्सेदारी मिलती है, ये तो मालूम है। तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है वो कितना, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि यहां पे अगर हम लोग बात करें तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा क्या है, इसके ऊपर हम लोग कल बात भी कर चुके थे, ठीक है। यानी कि शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल टैक्सेस, इसको अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आता है अमाउंट दैट इज 33,779 करोड़, 33,779 करोड़। सबसे बड़ा चंक यहीं से आ रहा है, क्लियर हो रहा। दूसरा अगर हम लोग देखें राज्य का अपना आय, यानी कि राज्य जो अपने कर लगाएगा उस कर से उसकी जो आमदनी होने वाली है, ठीक। तो राज्य की अपने आय की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना आ रहा था, 30,860 करोड़। गलती से भी फैक्ट्स याद करने की कोई जगह मतलब गलती मत करना, समझो कि किसके बाद किसका मद है, ठीक है। तीसरा, इसके बाद देखा जाए राज्य का अन्य स्रोत से भी तो आता होगा, यानी कि टैक्स रेवेन्यू अगर है, ये तो कर राजस्व है ना, गैर कर राजस्व होगा या कर भिन्न राजस्व जिसे आप लोग देखते होंगे। तो जो कर भिन्न राजस्व है या अन्य स्रोतों से जो उसकी आय आ रही है उसको देखेंगे वो कितना आ रहा है। तो अन्य स्रोतों से आय, इसको देखा जाए तीसरे नंबर पे वो है, वो अमाउंट क्या है, अन्य स्रोतों से आय। अगर हम लोग देखें राज्य की बात हो रही है तो ये आ रहा है 17,259 करोड़। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये सीक्वेंस याद रहे, क्लियर हो रहा है कि किसका मद ज़्यादा है, वेटेज किसका ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो फैक्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है उससे सबसे मैक्सिमम पैसा आ रहा है, क्लियर। इसके बाद हम आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा दिया हुआ अनुदान, ग्रांट, ग्रांट इन एड जिसे आप कहोगे, उसको भी देख लें। कितना है, 16,438 करोड़। कंक्लूजन क्या डिराइव हो रहा है,
केंद्रीय भारांश ज़्यादा नज़र आता होगा, 33,000 16,000, समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि राज्य को अपने इन दो पक्षों पर काम करने की आवश्यकता है। ये बात समझ में आ रहा है? राज्य को अपने आय के स्रोतों को बढ़ाना होगा ताकि केंद्र सरकार के ऊपर निर्भरता कम हो सके। क्लियर हो रहा? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बेसिस पर भी अगर देखा जाए किसी भी राज्य के लिए ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि वो वित्तीय रूप से स्वयं जो है ज़्यादा स्वायत्तता होल्ड करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अगर वो अपनी ज़्यादा होल्ड करे और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो अपने आप को वित्तीय पक्ष में ज़्यादा सक्षम बना सके। ठीक, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलो आ जाते हैं राजस्व के बाद दूसरा हमारा जो आता है जो हिस्सा जो था अगला, राजस्व व्यय की बात करते हैं एक एक करके, फिर राजस्व व्यय की बात करें। ये जो पैसा आया यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। क्लियर? अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार बताती है 84,676 करोड़। कितना है? 84,676 करोड़। पीछे चलते हैं, यहां पे क्या था? आय इतना, और यहां पे खर्चे कितने नजर आ रहे हैं? कम। यानी कि बजट जो है इसमें रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा नजर नहीं आता। हाँ या ना? ये बात समझ में आ रहा है? अगर राजस्व घाटा नजर नहीं आता और फिर भी मैं बोलता हूं कि राजकोषीय घाटा है जो 2.76% है, तो कहीं कुछ और चल रहा होगा बीच में। इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक, तो राजस्व, पहले हम लोग राजस्व व्यय को देख लेते हैं। और राजस्व व्यय में सबसे पहला मैंने बोला था क्या कि सरकार पिछले कुछ समय में अपनी स्थापना व्यय को क्या कर रहा है? घटाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर भी इस बार के लिए स्थापना व्यय उनका देख लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्थापना व्यय में आता क्या क्या है। ठीक, तो स्थापना व्यय में पहला तो आ गया आपका ब्याज, इंटरेस्ट पेमेंट जो आप करेंगे, पेंशन जो सरकार दे रही थी जिसके ऊपर हम लोग कल बात कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। इसके अलावा अन्य व्यय जो होंगे कुछ इधर उधर के। तो अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो सरकार का जो भी स्थापना व्यय है ये दिखा रहा है 39,020, और इसमें भी सरकार बोली कि अपने स्थापना व्यय को सरकार कम कर रही है। लेकिन जब इस बार जब नई पेंशन स्कीम को लागू जो ओल्ड पेंशन स्कीम को जब लागू किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि अपने अनुमानित वर्ष में स्थापना व्यय कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए तो पहले देखा जाए कि ब्याज में यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट की अगर मैं बात करूं, यानी कि ब्याज का भुगतान जो किया जा रहा है, यानी कि सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लोग क्या बात करते थे, तो स्थापना व्यय में कौन कौन से कंपोनेंट है पहले ये समझो। पहला कंपोनेंट तो ब्याज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? पेंशन। स्थापना व्यय यानी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड हैं, जो सरकार को खर्च करना है, रो करके, गा करके, हंस करके, जिस तरीके से भी हो तो खर्चा होना ही होना है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसके बाद इन्होंने दिया है अन्य व्यय। अन्य व्यय में समझ लो कि बाकी जो बच गया वो अन्य व्यय में जा रहा है, ठीक है। तीसरा जो दिया है उन्होंने अन्य, ठीक। अब अगर हम लोग ब्याज की बात करें तो ब्याज में सरकार का निकल रहा है 678687 में। अभी भी आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट ध्यान में नहीं रखना है, चीजों को जो कंक्लूजन हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, उसको वन लाइन में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेंशन पर सिंपल सा लॉजिक है 8747, ये हम लोग कल बात कर चुके थे, ठीक। और जो अन्य स्रोत हैं इसमें से आपको याद होगा सैलरी भी होगी, और सैलरी कल के डाटा में मैंने बताया था लगभग 16,000 करोड़ का है, देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो 16,000 करोड़ के आसपास की सैलरी, यानी कि ये अमाउंट अन्य में देखा जाए तो ये आता है 23,485। ये आपके पास पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर नजर आता है। और ये किस तरह का एक्सपेंडिचर? ये पहला है आपका क्या? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। आप जोड़िएगा इन तीनों को एंड यू विल गेट दिस अमाउंट।
क्लियर? चलिए, इसके बाद मैंने एक और भी चीज़ बताया था कि सरकार और कहाँ पे व्यय कर रही थी। इसके अलावा सेकंड एक्सपेंडिचर मैंने जब बताया था तो मैंने बोला था कि कैपिटल अकाउंट पे कुछ स्कीम के ऊपर खर्चा होगा, ये बात किया था पिछली क्लास में मैंने, और आपके रेवेन्यू अकाउंट पे कुछ स्कीम के ऊपर खर्चा होगा। ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं। जो सरकार की स्कीम है स्कीम पर व्यय, ठीक, और जब स्कीम पर व्यय अगर बात किया जाए तो लगभग 45,655 करोड़ है। ठीक है, जो स्कीम पर अगर हम लोग व्यय देख रहे हैं तो ये कितना आपको नजर आ रहा है? 45,000, इतना बड़ा अमाउंट स्कीम पर सरकार खर्च कर रही है। ठीक, और इसमें भी सरकार किन किन स्कीम के ऊपर कम करेगी? तो 3 तरह के स्कीम जनरली आपके चलते हैं जो आप लोग पढ़े होंगे आज तक। एक राज्य द्वारा चलाए जा रहे स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। डिफरेंसेस क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ भार का वहन राज्य सरकार को करना पड़ता है और एक बड़ा हिस्सा जो है कौन करता है? आपका केंद्र सरकार। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पूरा भारांश किसके ऊपर होता है? सेंट्रल के ऊपर, लेकिन उसकी सर्विसिंग के ऊपर कुछ खर्चे राज्य सरकार को वहन कर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपका राज्य की स्कीम, जो राज्य द्वारा मतलब संचालित स्कीम, और इस पूरे के पूरे बजट में आपको ध्यान में तो जरूर आया होगा कि जब स्कीम के बारे में, जब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास से ही हम लोग शायद स्कीम के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या स्कीम आया, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या स्कीम आया, जब उसके बारे में बात करेंगे तो ये इन्हीं स्कीम के खर्चों की बात होगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या हो गया हमारा? सबसे पहला क्या आ गया? पहला है राज्य की स्कीम। दूसरा केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम, और तीसरा जो हमारा फोकस कौन सा है? आपका केंद्रीय सेक्टर स्कीम। ठीक है, यानी कि स्टेट स्कीम की, राज्य की स्कीम जो हो गई, दूसरा केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, और तीसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब जरा इसमें भारांश देख लीजिए, किसमें कितना कितना पैसा खर्च हो रहा होगा, किसमें सबसे ज़्यादा पैसा जाना चाहिए? स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में, यानी कि राज्य जो अपने स्कीम है उसको सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। कितना? 31,722 करोड़। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें 11,259 करोड़ यहाँ पे खर्च हो रहा है। और नेक्स्ट आपका क्या है? आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात की जाए 2673 करोड़। ठीक है, फैक्ट्स याद नहीं करना है, बस काम क्या रखना है कि ये समझ लीजिए कि राज्य द्वारा अपने जो स्कीमों पे ज़्यादा खर्च किया गया है, उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर गया है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और अगर कॉमन सेंस लगाओगे और ये तीनों स्कीम के बारे में अगर आपको मालूम है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, या राज्य की जो अपनी स्कीम है, तो अपने आप अपने सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल से आपको डाटा याद भी नहीं होगा तो भी आप अपने आप कर लोगे। कि सीधी सी बात है कि जनरली इन स्कीम को समझोगे कैसे? राज्य इसके स्कीम वो स्कीम होगी जिसका पूरा का पूरा भार वहन राज्य करेगा, झारखंड सरकार करेगी। ठीक है, दूसरा केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या होगा कि 60:40 के रेशियो पर, 70:30 के रेशियो पर, वॉट एवर, कई बार 65:35 के रेशियो पर यह किया जा सकता है कि कुछ भार, मैक्सिमम भार जो है कौन वहन करेगा? सेंट्रल, और उसके बाद ठीक रेस्ट ऑफ द पार्ट 35% या 30% या 40% वो कौन करेगा? स्टेट। तो देखोगे आपको कि उसमें ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ रहा है। तीसरा केंद्रीय सेक्टर स्कीम यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें मैक्सिमम खर्चा
केंद्र सरकार कहेगा, लेकिन हाँ उसकी सर्विसेज से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, वो आपको करना होगा। तो ये आपके स्कीम हो गए, ये आप जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर? तो ये आपका हम लोगों ने बात कर लिया राजस्व व्यय का। मुझे लगता है राजस्व व्यय क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं पूंजीगत व्यय या पूंजीगत आय की बात कर लेते हैं। इसको आज कंटिन्यू कराने का रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होता क्या है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, पूंजीगत आय क्या है, ठीक है। तो पूंजीगत आय का जो सरकार ने अनुमान लगाया है अप्रोक्स 18,080 करोड़। ये पूंजीगत आय का बोला है उन्होंने, यानी कि आपका कैपिटल इनकम की बात हो रही है। अब इसमें दो तरह से चीज़ें आती हैं, या तो आप ऋण के थ्रू लोगे, डेप्ट के थ्रू, या नॉन डेप्ट के थ्रू। तो अब सीधी सी बात है कि नॉन डेप्ट की उम्मीद तो हमारे यहाँ सरकार के साथ कम है, इन्होंने ऋण का ही डाटा दिया है, यानी कि ऋण के थ्रू जो है किन किन स्रोतों से आया है पैसा इनके पास, उम्मीद करते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, यानी कि ऋण यानी कि डेप्ट जो है इनका मेन सोर्स रहेगा। इसमें क्या है, केंद्र तथा अन्य ऋण, ठीक है। केंद्र से ऋण लिया गया है, जो केंद्र द्वारा जो लिया गया ऋण है ये अप्रोक्स जो है दो तरीके से, एक तो केंद्र सरकार से जो ऋण ले लिया गया, और अन्य ऋण की अगर मैं बात करूं, अन्य ऋण ये वो ऋण है जो कहां से, बाजार से उठाए गए हैं। कहां से उठाया गया है, बाजार से उठाया गया ऋण। क्लियर? तो अब केंद्र सरकार द्वारा जो ऋण उठाया गया है ये अप्रोक्स 14,000 बाजार से जो ऋण उठाया गया है ये अप्रोक्स कितना है, 14,000 करोड़। क्लियर? इसके अलावा दूसरा जो है, यहां से जो उठाया गया है आपका, केंद्र सरकार से जो ऋण लिया गया है कितना है, 4,000 करोड़। समझ में आ गया? 18,000 करोड़ में से तो यहीं पे सलट गया सारा। इसके अलावा कुछ उधार लिया गया है, और ठीक है, ये लगभग जो है कितना है, ये आपका हो जा रहा है 80 करोड़ के आसपास, 80.85 है, यानी 80 करोड़ के आसपास। ये आपकी पूंजीगत आय है। तो हमारे पास ये भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने इसका अनुमान क्या किया गया है कि आने वाले समय में सरकार 21,248 करोड़ का पूंजीगत व्यय करने जा रही है। क्लियर? 21,248 करोड़ का। और इसमें जब आप देखोगे तो इसमें दो तरह का है कि एक तो स्थापना मदों में पूंजीगत परिव्यय करेंगे, इसके अलावा राज्य की स्कीम के ऊपर पूंजीगत परिव्यय करेंगे, इसके अलावा केंद्र प्रायोजित स्कीम जो है उसके ऊपर भी करेंगे खर्चा, कैपिटल। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी केंद्र प्रायोजित स्कीम थे, लेकिन अब कुछ ऐसे केंद्र प्रायोजित कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेन डिफरेंसेस क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आज आप करो लेकिन भविष्य में उसका रिटर्न आने वाला है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग एक बोला जाए तो ये कहा जा सकता है कि प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर मान लो कि पूंजीगत व्यय जो है ये 21,248 करोड़ है, ठीक। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी स्थापना मदों पर एक खर्चा तो ये हो गया। दूसरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या राज्य की स्कीम की बात कर लूं पहले, पर व्यय करेंगे। फिर तीसरा केंद्र प्रायोजित स्कीम्स पर जो है
उस पर जो खर्च किया जा रहा है, उस पर जो पूंजीगत परिव्यय किया जाएगा, और फिर केंद्रीय सेक्टर स्कीम पर। ये 4 मद आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें जो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ जा रहा है सरकार की तरफ से, तो स्थापना व्यय पर लगभग जा रहा है आपका, सरकार ने ज़्यादा खर्च नहीं किया है। ज़्यादा खर्च कहा जाए कि स्थापना व्यय पर मदों पर सरकार जो है कोई भी पूंजीगत परिव्यय नहीं कर रही है। यहाँ समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि सरकार जो है कोई भी पूंजीगत परिव्यय स्थापना मदों पर नहीं कर रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो तो जिम्मेदारी ऐसे ही लाइबिलिटीज़ है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो तो वैसे ही हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, उसके ऊपर हम पूंजीगत परिव्यय की परिकल्पना अगर करें तो बेवकूफ़ी ही है। क्लियर हो रहा है? पेंशन या सैलरी के ऊपर हम लोग क्या ऐसा कुछ निवेश करने वाले, इन्वेस्ट करें जिससे हमारी लायबिलिटी घट जाए? ऐसा तो कुछ हो रहा है, तो फर्दर बढ़ने ही वाला है। तो इस पे सरकार का मत क्या है, और इसी को उन्होंने अपने भाषण में बोला है। वर्ड समझ में आ रहा है कि हम लगातार अपने इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को घटा रहे हैं, ठीक। दूसरा हम लोग आते हैं राज्य की स्कीम के ऊपर। ऑब्वियस है 18,742, सबसे बड़ा मद इधर जा रहा है। इसके बाद 2269 केंद्र प्रायोजित स्कीम पर खर्च हो रहा है सरकार का। इसके अलावा 236.29 ये आपका हो गया पूंजीगत व्यय। तो ये सरकार ने अपने इस तरह से डाटा मेंशन किए, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग इस चीज़ को जब समझ गए हैं कि यहां पर सारी चीज़ जब क्लियर हो गई हमें, तो अब हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को देखेंगे कि बजट में आपके एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात कही कि सबसे ज़्यादा, जहाँ से कल हम लोगों ने अपनी क्लासेस ख़त्म की थी, कि सबसे ज़्यादा सरकार ने जो खर्च किया किसमें, आपके सोशल सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्च किया है, लगभग 43,000 करोड़ के आसपास। ये कल हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद सरकार ने सामाजिक के अलावा जो है आर्थिक पे लगभग 39,000 करोड़ के आसपास। जब मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ तो एग्जैक्ट डाटा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना एक दिमाग में रखना है कि 39,000 करोड़ के बाद। और तीसरा जो है आपके सामान्य क्षेत्र पर सरकार ने कम खर्च किया है 33,000 करोड़ के आसपास। तो ये सरकार का क्लासिफिकेशन है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें राजकोषीय घाटा की, ठीक है, सरकार के राजकोषीय घाटा की हम लोग बात करते हैं। और उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक ये चीज़ देख लेते हैं कि सरकार को, अब हम लोग सारे कंपोनेंट्स देख चुके हैं, तो अब हम लोग एक बार एक फ्लो चार्ट पे जा सकते हैं। मैं उसको खोल देता हूँ। वही पुरानी कहानी, 1 रुपये में कहाँ कहाँ से क्या क्या आया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के परसेंटेज फॉर्मेट में है। ये डाटा आपको याद रखना है। और कहा जाए कि पूरे के पूरे अगर बजट में देखा जाए तो ये जो पाई चार्ट जो 2 अवेलेबल किए जाते हैं, ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पाई चार्ट का सबसे मैक्सिमम यूज़ होता है, ठीक है। जब भी बजट से, तो अगर कभी मदों के बारे में पूछे कि किस में कहाँ से आमदनी हो रही है, कहाँ से आ रहा है, तो उसको आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा हिस्सा स्टेट शेयर ऑफ द सेंट्रल, जिसे मैं कितना बता रहा था, स्टेट शेयर ऑफ द सेंट्रल कितना मार्क पर थे। अगर देखा जाए स्टेट सेंट्रल का अगर हम लोग बात करें तो इट वाज अप्रॉक्स 33,000 करोड़, 33,000 करोड़। और वो 33,000 करोड़ यहाँ का 29% है। आपको परसेंटेज मैंने बोला कि वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? ये आपको याद करना है, डेट इज 29.02% आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक।
इसके अलावा स्टेट का अपना टैक्स याद करो, जब वो 33 था तो 30,000 करोड़ के आसपास या 31,000 करोड़ के आसपास यहाँ से आ रहा था, हाँ 30,000 करोड़, तो ऑब्वियस उससे कम ही रहा होगा, तो ये आपको नजर आ रहा होगा 26। क्लियर? चलो, इसके अलावा हम लोग देख रहे थे क्या कि स्टेट के ओन नॉन टैक्स क्या थे, याद करो, वहां पे हम लोगों ने जब बात की थी तो वो कुछ 17,000 करोड़ के आसपास था। ठीक है, तो ये आपको 14.83% है। क्लियर? और उसके बाद चौथा जो मेजर हो रहा था क्या था, ग्रांट इन एड, ठीक है, वो 16,000 का, तो 14.12%। समझ में आ रहा होगा? तो यहां पर आपको ये फैक्ट्स अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हर बार बैठ करके पीडीएफ और चार्ट आप नहीं तैयार करोगे। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टेट का शेयर सेंट्रल में कितना हो रहा है, ये कितना परसेंट है, दैट इज 29.02%, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। ठीक, सेकंड, स्टेट का अपना कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, दैट इज 26.51%, ये अपने दिमाग में रखना है, ये पूछा जा सकता है। तीसरा, स्टेट का नॉन टैक्स के थ्रू आने वाला पैसा, यानी कि कर भिन्न राजस्व या गैर कर राजस्व, जिसे आप लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, वहां पे अगर देखा जाए नॉन टैक्स से आने वाला 14.83, और इसके बाद चौथा क्या है, ग्रांट इन एड से 14.12। ये चार चीज आपको याद है। ये जो चारों को मैंने जो येलो कलर से जो किया हुआ है, वो एग्जैक्टली क्या बता रहा है, दीज आर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जिसको मैंने कलर नहीं किया है वो आपका क्या है, वो कैपिटल था, कैपिटल रिसिप्ट्स। वर्ड समझ में आ रहा है? जो व्हाइट में है, बोरोइंग हो गया, ये हो गया, एडवांसेस हो गया, ये आपका क्या है, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। देखो, बोरोइंग था, बोरोइंग में सबसे बड़ा मत कहां से आया था, बाजार से, अन्य स्रोतों से जो उठाया था, बाजार से उठाया हुआ वो पैसा, याद आ रहा है, और प्लस केंद्र सरकार द्वारा उठाया हुआ पैसा, ये दोनों को जोड़ करके क्या बन रहा है, 15.46। ये जो 15.46 नजर आ रहा है, इसमें केंद्र भी है 14,000 करोड़, आपका बाजार से उठाया 4,000 करोड़, किससे, केंद्र से उठाया, तो ये 18,000 करोड़ जो नजर आ रहा था, 18,000 करोड़ जो नजर आ रहा था, ये 15.46% के बराबर है। वर्ड समझ में आ रहा है? जिसको मैंने आपको मतलब जो लिख करके मैंने बताया था। और रिकवरी ऑफ द लोन जो 80 करोड़ का जो आखिरी बचा था, ऑब्वियस है वो 0.06% ही होगा। तो इसके थ्रू इतना समझ में आ गया कि जो व्हाइट फॉर्मेट येलो कलर में जो रंगा हुआ है आपका, यह आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, और जो व्हाइट में है दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका राजस्व आय है, और ये आपका क्या है, पूंजीगत आय। यही हम लोग पढ़े थे ना। और राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों को जोड़ दोगे तो 1,16,000 करोड़ का बजट आपका तैयार हो जाता है। झारखंड सरकार पिछले साल पहली बार 1 लाख का को क्रॉस की थी। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है हमें कि 1,16,000 करोड़, हम लोग 1 लाख, अभी बस 1 लाख करोड़ का बजट का जो साइज हमारा बढ़ा है वो भी रिसेंट बढ़ा है। ठीक है, पिछले 1-2 साल में हम लोग को देखने को मिला है। अब अगला खर्चे, ये तो हो गया था आमदनी कहां से आई। अब खर्चे कहां कहां करने हैं उसको देख लिया जाए। सबसे इसमें बेटा बस याद रखना कि आप लोगों को क्रम याद रखना होगा। जैसे सरकार का बड़ा ही प्रोएक्टिव अप्रोच है, पहला सबसे बड़ा मत खर्च हो रहा है वो एजुकेशन के ऊपर है, ये बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर के ऊपर सरकार का सबसे 12.80%, लगभग 13% पैसे जो है यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। जो भी नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज्यादा कहां पर जा रहा है। इसके बाद अगर देखा जाएगा, दूसरा जो है आपके रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो आपका किया गया है। देखो ये रूरल डेवलपमेंट 12.39%, ये क्रम याद रखिए, एजुकेशन देन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास के ऊपर और आपका एजुकेशन शिक्षा के ऊपर, ये सरकार का मेजर मतलब जो है खर्च यहाँ पर रहा है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो मेजर खर्च रहा है, अच्छा ये देखो एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा किया गया, ये कैसा खर्च है, सामाजिक प्रक्षेत्र, हाँ या ना। रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है इंक्लूडिंग पंचायती राज पर, सामाजिक प्रक्षेत्र, यही हम लोग बात कर रहे हैं कि सोशल सेक्टर पर ज्यादा खर्च किया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पार्ट पर, तो आपको तीसरा सबसे बड़ा मेजर नजर आएगा वेलफेयर एंड द सोशल वेलफेयर। ठीक है, और हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये तीसरा जो है सबसे, तो तीसरा आपको नजर आएगा क्या, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये भी आपका कहां गया, सोशल सेक्टर पे गया।
और इसके बाद वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर जो है ये भी आपका क्या है। तो आप एक मतलब इस बजट के अंदर जो एक अच्छा जो एक परिप्रेक्ष्य देखने को मिल रहा है, एजुकेशन के ऊपर, विकास के ऊपर और हेल्थ के ऊपर सरकार का फोकस है। उन्होंने मैक्सिमम मद यहां पे खर्च किया। क्लियर हो रहा है? सरकार का लगभग 10% जो हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर पर जा रहा है, इसके बाद एजुकेशन के ऊपर है मैक्सिमम चंक, उसके बाद आपका नजर आया रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, इसके बाद वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर के ऊपर सरकार 8.75% खर्च कर रही है। तो ये हो गया आपका। क्लियर? चलो, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर देखा जाए तो आपको नजर आ रहा होगा क्या, एक तो सबसे बड़ा चंक जा रहा है आपका पैसा, वो आपका किस में जा रहा है? पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर? ये आपका एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है। पेंशन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है। क्लियर? चलो, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें सारे के सारे फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि सबका डाटा बैठ करके याद किया जाए, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, जैसे एजुकेशन याद रखेंगे, ये जरूर पूछा जा सकता है। रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कितना खर्च है ये पूछा जा सकता है, ये मेजर पार्ट है। ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिसके ऊपर पूछा जाता है। इसके अलावा हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहले इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आफ्टर कोविड हर एक राज्य के ऊपर एक नज़र है कि वो अपने आने वाले जो हेल्थ के सिचुएशन को और हेल्थ डिजास्टर को मैनेज करने के लिए या अपने हेल्थ मैनेजमेंट को कैसे चला रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। इस बार पेंशन भी इंपॉर्टेंट हो गया है। एनर्जी सेक्टर के ऊपर हर एक, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बोलोगे सर तो कुछ बचा ही नहीं, सब तो कवर ही कर लिए गया है ना। हाँ, एक और चीज़ जो है फर्दर ऐड किया जा सकता है, वो जानते हैं क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन पे कितना खर्चा जा रहा है। समझ में आया? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसका परसेंटेज याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हो जाएगा तो एक और क्रिटिसिज्म है कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट पे 1% का ही हो रहा। ये आपका है कि आपके पास पैसे कहाँ कहाँ से आए, कहाँ कहाँ खर्च किए गए। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 5.47 का। तो इस तरह से कहने के लिए ऐसा कुछ छोड़ने लायक नहीं है, और जो छोड़ने के बाद बचेगा क्या? ठीक है, जो छोड़ दिया गया वो इतना, मतलब वो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ इतना आपसे जो अभी अब तक जो एग्जामिनेशंस में देखा गया, सीधे पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्र पर बजट में कितने का प्रावधान किया गया, कितने % का प्रावधान है, तो ऑब्वियस आपको याद रहना चाहिए। पैसा तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ परसेंटेज आपको याद रखना होगा। एक क्रम भी जरूर याद रखिएगा कि किस क्रम में रखा गया, कि किस में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया, तो सीधे ध्यान में आना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। क्लियर? फॉरेस्ट सेक्टर के लिए कितना किया गया, तो 1%। यह अपने आप में बड़ा ही सोचने वाला विषय है। ठीक, तो 1% यहाँ पर आया। एनर्जी सेक्टर खास रूप से ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने के लिए इसमें एनर्जी जो दिया गया 6.67% अपने दिमाग में रखना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इंटरेस्ट पेमेंट का, यानी कि जो कर्ज ले रखा है उसका भुगतान में कितना पैसा निकल रहा है वो आपको देखना होगा। ठीक, और रिपेमेंट ऑफ लोन, जो लोन उठाया था, लोन कभी ना कभी तो लोन वापस करोगे ना। ठीक है, ये तो ब्याज का भुगतान है। ठीक है, अच्छा एक और भी चीज़ है कि लगभग ब्याज का जितना भुगतान हो रहा है उतना ही हम लोग पेमेंट का भी, लोन का रिपेमेंट भी कर रहे हैं। ठीक, खैर अब इसको देखने की इतनी जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है, जब इतना हम लोग एनालाइज कर चुके तो ये हम लोग ऑलरेडी ये चार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ये भी हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। से बस एक पिक्टोरियल इमेज मैं आपको दे रहा हूँ कि 84,676 और 31,742 आपका रिव्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार को कोशिश करना चाहिए कि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी लाने की कोशिश करें। और क्या ऐसा कर रही है सरकार? तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो 15 से 25,000 करोड़ और 25,000 से 31,000 करोड़ ये दिखा रहा है कि जब से ये सरकार आई है इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च ज़्यादा किया। ठीक है, जबकि उससे पहले अगर देखा जाए 2020-21 तक में अप्रोच क्या नज़र आ रहा था कि 2018-19 में कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके कंपेयर में आपको नीचे नज़र आएगा। ठीक, हाँ, लेकिन इसी तरह से ये भी देखना होगा कि सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़े हैं तो एट द सेम टाइम उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़े हैं। क्लियर? तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उसी तरह से बढ़ा है और कहा जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा तीव्रता के साथ वृद्धि हुई है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट एट ए ग्लांस हमारा ओवर हो गया है। और ये पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब सेक्टर वाइज हम लोग बजट को देख लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या, कृषि क्षेत्र में कितना किया गया, सरकार क्या स्कीम लेकर के आ रही है। इट्स वेरी ऑब्वियस, इसको हम लोग देख लें। चलो, कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राज्य में सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करने का प्लान किया गया है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बोला गया कि सौर ऊर्जा पर आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन जो आपका है सिंचाई व्यवस्था जो है उसको ले आने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए सरकार 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू कर रही है। क्या है? कृषि समृद्धि योजना ये लागू किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एफयू में अनुदान मंद के लिए जो है उसमें 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। बस इतना याद रखिएगा कि कृषि समृद्धि योजना इस बार कृषि के क्षेत्र में एक सबसे इम्पॉर्टेंट परियोजना यही है। ठीक, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर 1 लाख किसानों को, मतलब अगर बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई के लिए कूप की व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित किया गया है। तो इस बार के लिए पटमदा और पलामू ये 2 फैक्ट्स, ठीक है, आपके दिमाग में रहने चाहिए। ये सिर्फ झारखंड ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, जनरली जो डेयरी प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार ने पिछले साल ही लगभग 2 रुपये बढ़ा दिया था। ठीक है, मतलब जो प्राइस था उसको प्रोत्साहन राशि जो है उसमें 2 रुपये की वृद्धि की। इस बार सरकार ने उसी दूध के प्रोडक्शन को और बूस्ट करने के लिए उसमें 2 रुपये से बढ़ा करके 3 रुपये कर दिया है, यानी कि उसमें 1 रुपये की और वृद्धि की गई पर लीटर के हिसाब से। क्लियर? तो जो पर लीटर के हिसाब से, जैसे पर लीटर जो दूध का प्रोत्साहन जो हो रहा था ना कि अगर आपका है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रोडक्शन, तो उसका एक बाजार का एक रेट, जरूरी नहीं कि डिमांड सप्लाई के ऊपर ही बेस्ड हो, ठीक, या बाजार में सप्लाई के हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि प्रोत्साहन राशि सरकार ने बोला कि 2 रुपये की प्रोत्साहन राशि, एक तरह से कह लो कि एमएसपी का ही कॉन्सेप्ट है। नहीं, उसके लिए नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़, ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो इसके लिए 300 करोड़ का रखा गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पशुधन विकास योजना के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट लगाया जाएगा। ठीक, और रांची में मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। तो जो ग्रीन कलर में है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक, एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर देखा जाए एक और मिशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है मिलेट मिशन, और इसके लिए क्या कहते हैं, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी चीज़ क्या हो रहा है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा, और इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ का प्रोविजन रखा है कि 50 करोड़ के आसपास इसमें करेंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये भी हमारे पास समस्या आ रही थी कि हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं हो पा रही थी, यानी कि गोदाम मतलब नहीं थे जहाँ पे अनाजों को इकट्ठा किया जा सके। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया है कि लगभग 566 ऐसे 100 मिलियन टन के और 500 मिलियन टन की क्षमता के 146 जो हैं
गोदाम बनाने का अलग से रखा गया है, क्योंकि अगर जहाँ पे प्रोत्साहन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसको स्टोर करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मिलेट मिशन से इस बार क्वेश्चंस आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ठीक है। फसल सुरक्षा कार्यक्रम, फसल सुरक्षा कार्यक्रम किस लिए है कि जो आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे थे उसको मिनिमाइज़ किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके और आपके बायो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा है ये। ठीक है, तो फसल सुरक्षा कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो थोड़ा सा हम लोग चलो अब जो एक एक चीज़ जो हम लोगों ने देखा, अब उसके बारे में आपके बजट स्पीच में क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कृषि और एलाइड सेक्टर की हम लोग अभी जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, कृषि और एलाइड सेक्टर्स के हाइलाइट्स तो मैंने दिखा दिए आपको पीपीटी पर। अब इसके बाद देखा जाए कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता क्या बताई है। बजट स्पीच अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट स्पीच में उनका ये कहना कि झारखंड एक ऐसा राज्य रहा है जिसके लिए सबसे बड़ी समस्या पिछले कुछ समय में रहा है, डेट इज ड्रॉट का आना, यानी सूखा का आना। ठीक, तो सूखा से राहत दिलाना एक सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो भी फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके पास इनपुट कॉस्ट नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके पास ऋण जो है उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फार्मर्स के ऊपर ऋण का दबाव जो है वो ज़्यादा नजर आता है। तो सरकार ने एक झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना स्टार्ट किया है। ये नोट डाउन कर लो, झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना। और इसमें लगभग 4.5 लाख से अधिक किसानों को लगभग 1727 करोड़ रुपए का उनका ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, इसको इसलिए हाईलाइट कर लो कि एक तो कृषि ऋण माफ़ी योजना जिसमें 4.5 लाख रुपए से अधिक 4.5 लाख से अधिक जो किसान हैं उनका लगभग 1727 करोड़ रुपए का उनके ऊपर जो ऋण था उसको माफ़ी दी गई है। तो ये फैक्ट्स में ये एक वन लाइनर के रूप में यूज़ हो सकता है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। दूसरा क्या है कि जो आपके सूखे प्रदेश हैं, मतलब जो वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ड्रॉट या सूखा जो आता है, जिसे मतलब उसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है सुखाड़। ठीक है, तो सुखाड़ राहत प्रोग्राम चलाया गया है और इसके लिए हर एक किसान को 3,500 रुपये दिए जाएंगे। किसान का जो परिवार होगा, फैमिली हाउस होल्ड होगा, उसको 3,500। अब ये 3,500 को 4,500 कर दे, 2,500 कर दे, 1,500 कर दे। ठीक है, तो ये 3,500 रुपये दिए जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि ये कितने किसानों को दिया जा रहा है? लगभग 13 लाख किसान परिवारों को दिया जाएगा। और इस पर जो आमदनी जो लगने वाली डेट इज़ 461 करोड़ रुपीज़, 461 करोड़। आपके काम का ये नहीं कि कितना करोड़ रुपया दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह के फैक्ट्स क्वेश्चन वो पहले भी पूछ चुके हैं। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितना अमाउंट दिया जा रहा है। 3,500 रुपीज़ याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार आने वाले समय में इस स्कीम को और आगे बढ़ाएगी। अगर दोबारा अगर मतलब हो सकता है कि जो अगली बार का जो इंटरिम बजट आए उस बजट में 3,500 का अमाउंट बढ़ जाए सरकार की तरफ से। फार्मर्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या आ रहा है, अच्छा चलो तो आज के लिए यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को सिर्फ स्कीम्स कवर करनी है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जो ट्रेंड की एनालिसिस करनी थी वो भी हम लोगों ने कर लिया है। हमारा पूरा का पूरा फोकस अब जो है स्कीम ओरिएंटेड हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ऐसे डिवाइड किया गया। जितने पिलर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं उतने पिलर में हम लोगों ने बजट को भी डिवाइड किया है। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर चल रहा है, कल भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही चलेगा। ठीक है, और लेकिन कल हम लोग इंडस्ट्री में इंटर कर जाएंगे। ठीक है।